स्थानीय संपादक द टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ, श्रीमान सुभाष जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्षेत्र प्रचार प्रमुख, श्री नरेंद्र भदौरिया जी, अध्यक्ष, विश्व संवाद केंद्र न्यास, डॉक्टर अशोक दुबे जी, प्रमुख अवध प्रांत, आप सभी से आग्रह है कि कृपया मंच पर आए और दीप प्रज्वलन एवं देव ऋषि नारद मुनि जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। आप सबसे एक बार पुनः आग्रह है कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। आप सभी से अनुरोध है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर आलोक कुमार राय न केवल एक प्रतिष्ठित अकेडमिशियन हैं बल्कि एक दृष्टिवादी भी हैं, जिन्होंने विश्वविद्यालय में शैक्षिक उत्कृष्टता और गुणवत्ता अनुसंधान पर जोर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए आपका जाना पहचाना नाम है। आप शैक्षिक और प्रशासनिक सुधारों के मूल पहलुओं को मजबूत आपने किया है, जो विश्वविद्यालय की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के प्रमुख प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया मंच पर आएं और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुलपति महोदय का स्वागत अंग वस्त्र एवं पुस्तक भेंट कर करें। आशुतोष शुक्ल जी हिंदी पत्रकारिता के हस्ताक्षर हैं। भारत की राजनीति, अर्थनीति और संसदीय प्रणाली के प्रमुख पत्रकार के नाते आप जाने जाते हैं। तत्कालीन विषयों पर त्वरित टिप्पणी आपकी पहचान है। मैं डॉक्टर लोकनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि वे अंग वस्त्र एवं पुस्तक भेंट कर श्री आशुतोष शुक्ल जी का स्वागत करें। श्री प्रवीण कुमार जी मूलतः अंग्रेजी पत्रकारिता
पत्रकारिता का जाना माना नाम है। लखनऊ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में MA किया। देश के अलग अलग राष्ट्रीय अखबार में काम किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति की गहरी समझ रखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदि योगीनाथ जी के राजनीतिक यात्रा पर आपकी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। वर्तमान में द टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ के स्थानीय संपादक हैं। मैं बुलाना चाहूंगी श्री दुष्यंत जी को कि वे कृपया मंच पर आएं और अंक वस्त्र एवं पुस्तक भेंट कर विशिष्ट अतिथि महोदय का स्वागत करें। आगे मैं अनुरोध करूंगी श्री राहुल जी से कि कृपया वो मंच पर आएं और वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष श्री नरेंद्र भदौरिया जी का स्वागत करें। इसी के साथ ही मैं अनुरोध करूंगी श्री गोपाल जी का कि वे मंच पर आकर श्री सुभाष जी, जो कि भारतीय संत परंपरा के संवाहक, भारतीय ज्ञान परंपरा के गहन अध्येता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक भी हैं, उनका सम्मान करें। वरिष्ठ चिकित्सक, समाजसेवी और अवध क्षेत्र के प्रचार प्रमुख डॉक्टर अशोक दुबे जी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्री दिलशेर सिंह जी को। भारत की पत्रकारिता राष्ट्रवाद के केंद्र पर रही है। भारत में महान और निष्ठावान पत्रकार सदैव रहे हैं। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपने स्वर को मुखर करने का कार्य भारतीय पत्रकारिता ने किया है। भारत में पत्रकारिता राष्ट्र सेवा का एक समर्थ एवं सक्षम माध्यम है। इसी माध्यम से हम समाज को स्वाभिमानी, सशक्त और प्रगतिशील बनाने में सफल होंगे। पत्रकारिता का धर्म है कि वह न्याय और मानवीय मूल्यों पर आधारित हो। उक्त बातें भारतीय पत्रकारिता के स्वर्णिम हस्ताक्षर पुस्तक में निहित हैं। इस पुस्तक में भारतीय पत्रकारिता के नायक माखनलाल चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप नारायण मिश्र, भीमराव अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अनेक लेखकों का विचार संकलित है। इस पुस्तक के लोकार्पण हेतु मैं मन से आग्रह करती हूँ कि डॉक्टर सौरभ मालवीय की पुस्तक भारतीय पत्रकारिता के स्वर्णिम हस्ताक्षर का लोकार्पण करने का कष्ट करें। बहुत सम्मानपूर्वक मंच पर प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव जी और डॉक्टर सौरभ मालवीय जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। पत्रकार देवऋषि नारद जयंती के अवसर पर पत्रकारिता विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय और विश्व संवाद केंद्र के तत्वाधान में आयोजित गोष्ठी, जिसका विषय है लोक मंगल की पत्रकारिता एवं राष्ट्र धर्म। इस विषय के विषय प्रवेश हेतु में श्री सुभाष जी को आमंत्रित करें। नारद जयंती के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर आलोक राय जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय अशोक जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जी, इस संवाद केंद्र के माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रांत के प्रचार प्रमुख जी, मेरे सामने सभागार में उपस्थित
देवी सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, आज का विषय लोक मंगल की पत्रकारिता एवं राष्ट्र धर्म। लोक मंगल भारत का मूल विषय है। जब हम भारत की बात करते हैं, भारत भारतीयता, राष्ट्र राष्ट्रीयता, मानव मानवीयता, ये उसके साथ जुड़ता है। हमारे यहाँ के साधक थे, परिव्राजक थे, तपस्वी थे, उनकी मंगलकारी इच्छा थी। अथर्ववेद के अंदर जाएंगे तो उसका एक बड़ा सुंदर से श्लोक आता है, भद्रम दीक्षांतरिषया स्वविदा तपो दीक्षाम उपस दुरग्रे। दूर दूर तक जाकर के स्वयं तप दीक्षा से युक्त होकर के क्या राजा, क्या रंक, क्या शहरवासी, क्या ग्रामवासी, क्या पढ़ा, क्या अनपढ़, क्या जवान, क्या किसान, सबके पास गए और जाकर लोक मंगलकारी, सर्वजन हितकारी, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का विषय सबके पास जाकर के उन्होंने बताया। और उसके नाते से ततो राष्ट्रम बलम ओजस जातम तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। हमारे राष्ट्र के अंदर बल आया। हमारे राष्ट्र का बल क्या है? लोक मंगल है। हमारे राष्ट्र का बल क्या है? सर्वजन हिताय है। और इसलिए बंधुओं, मैं पत्रकारिता को एक मिशन के रूप में देखता हूं। पत्रकारिता व्यवसाय नहीं है, पत्रकारिता एक मिशन है। कनाडा का एक दार्शनिक है मार्शल मैक्लुहान, उनका कहना है मीडियम इज मैसेज, माध्यम ही संदेश है। लेकिन भारत भारतीयता में पले बढ़े लोगों का मानना क्या है? परम वंदनीय महात्मा गांधी जी कहा करते थे, माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरा जीवन ही संदेश है। और भारत की मनीषा कहती है सील ही संदेश है। भगवद गीता के अंदर जाएंगे तो 15वें अध्याय का 17वां श्लोक कहता है, एतत् देश प्रसूतस्य शका सादाग्र जन्मनः सोम सोम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याः सर्वमानवा। अपने चरित्र से संपूर्ण जगत को शिक्षा देने का काम भारत के लोगों ने, भारत के साधकों ने, भारत के परिव्राजक लोगों ने किया। जब पत्रकारिता एक मिशन है तो पत्रकार एक सेनानी है, पत्रकार एक योद्धा है, पत्रकार एक साधक है। मैं उसको इस रूप में देखता हूं और इसलिए ज्यादा नहीं, एक 3-4 नाम आपके सामने में लाना चाहता हूं। योद्धा कैसा है? योद्धा वही है जो अपने आप को जीतता है, वही दुनिया जीतता है। जो अपने आप को संभाल लेता है, दुनिया उसके चरणों के नीचे रहती है। वो रुकता नहीं, वो थकता नहीं, वो बढ़ता रहता है। ऐसे में पंजाब केसरी के जो संपादक थे लाला जगत नारायण को मैं स्मरण करता हूं। 80 का दशक था, पंजाब के अंदर किस प्रकार की स्थिति आप सब जानते हैं। भारत भारतीयता को मजबूत करने का काम पंजाब केसरी में अपनी आवाज के दम पर वो कर रहे थे। उनको रोकने का प्रयत्न हुआ, अनेक बार आतंकवादियों ने उनको धमकी दी और एक बार तो उनको गोली भी मार दिया। बच गए, डरे नहीं, बिके नहीं, रुके नहीं, थके नहीं, चलते रहे और अंत में 1981 में उनकी हत्या हो गई। कई बार मिशन अधूरा छूट जाता है, अधूरा उनका छूटता है जिनकी जड़ें जमीन से नहीं जुड़ी रहती है। लाला जगत नारायण जी के जाने के बाद उनके पुत्र रमेश जी ने उस काम को संभाला, उस काम को करते रहे, वो भी नहीं रुके, नहीं थके। 1984 में उनकी भी हत्या हो गई। पत्रकार एक योद्धा है, एक साधक है, एक सन्यासी है, वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। दूसरा नाम आप सब जानते होंगे, अंग्रेजी का प्रसिद्ध अखबार है, हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया के स्टेट प्रमुख यहाँ पर बैठे। अंग्रेजी का अखबार था। बिहार का एक लड़का मद्रास में व्यापार सीखने के लिए गया था, वहां पर उन्होंने पत्रकारिता सीख ली और पत्रकारिता को उस चरम पर पहुंचाया जहां लोगों के लिए जाना मुश्किल रहता है। और आपातकाल में जब लोकतंत्र को दबाने का
मिटाने का काम चल रहा था, उस समय जनता की आवाज बनकर रामनाथ गोयनका आगे आए और उन्होंने इस काम को आगे ले जाने का काम किया। सील ही संदेश है पत्रकारी योद्धा के रूप में। तीसरा नाम मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। मैं भी गोरखपुर के अंदर गया तो वहां कार्यक्रम में मैंने वहां लोगों से बात किया। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, ये सारे संदेश के विषय निकलते हैं। गोरखपुर के अंदर 1926 से कल्याण नाम की पत्रिका निकलती है। 40 वर्षों तक उसके संपादकत्व का काम करने वाले हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी, उन्होंने उस काम को प्रारंभ किया। सेठ जयदयाल गोयनका जी ने उस काम को प्रारंभ किया। आज उसके 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। अनेक बार उसको रोकने का प्रयत्न हुआ, इतना उसके खिलाफ नैरेटिव चलाया गया। हम सब जानते हैं, एक बार संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी सह सरकार मनवत सुरेश सोनी जी, जो कभी सह सरकार थे, वो आए थे गोरखपुर के प्रवास पर। 3 दिन का प्रवास था। उन्होंने मुझे बताया 2 दिन मेरे पास बताना, तीसरे दिन आना। मैं जहां रहूंगा बताऊंगा। मैं गया। गोरखपुर के अंदर एक श्री राम मार्बल्स वाले हैं, मैं उनके यहाँ उनसे मिलने के लिए, मुझे बताया कि ये गीता प्रेस के ट्रस्टी हैं। मैंने उनसे कहा, भाई साहब, गीता प्रेस बंद नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या सुन रहे हैं? कहीं कोई लगता है कि बंद होने की स्थिति में तो हम भी सामाजिक संगठन चलाते हैं। गीता प्रेस को चलाने के लिए समाज को हम भी जगाएंगे, जो आवश्यकता हो उसको पूरा करेंगे। मैं आप सबके बीच में बड़े दावे के साथ कहता हूं, गीता प्रेस काल की रचना है, वो कभी बंद नहीं हो सकती। कोई माइकल उसको बंद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, गीता प्रेस को चलाने का काम ट्रस्टी करते हैं। परम वंदनीय महात्मा गांधी जी ने कहा था, कभी इसके लिए विज्ञापन ही मत लेना। हम विज्ञापन भी नहीं लेते हैं। पिछले वर्ष उनके शताब्दी वर्ष पर भारत सरकार ने उनको गांधी शांति पुरस्कार दिया था। 1 करोड़ रुपया भी दिया था। विनम्रता के साथ पुरस्कार को तो स्वीकार कर लिया, 1 करोड़ रुपया को उन्होंने नहीं लिया। मुझे पांचजन्य के संपादक महोदय बता रहे थे, कभी एक जमाना था जब भाई जी को भारत रत्न देने की बात हुई थी। भारत रत्न लेने से विनम्रता पूर्वक भाई जी ने अस्वीकार कर दिया। ये पत्रकार योद्धा के रूप में है, सन्यासी के रूप में है, उसका सील ही संदेश है। ऐसे सेनानियों में एक नाम और मैं लेना चाहता हूं, हमारे बीच में नहीं है, संसार से चले गए, नरेंद्र मोहन जी का नाम। नरेंद्र मोहन जी दैनिक जागरण को उस ऊंचाई पर ले गए। इसलिए मैं अनेक बार कहता हूं कि पत्र पत्रिकाएं ये कितना आगे जाएंगी, उनको ले जाने वाला जितना योग्य होगा, जितना भारत की माटी से जुड़ा रहेगा, उतना आगे लेके जाएगा। एक नाम और चर्चा करूंगा मैं, पत्रकार तो नहीं है लेकिन पत्रकारिता का पूरा काम किया। गुलशन कुमार ने टी सीरीज की कैसेट छाप करके 20-20 रुपए में गली गली में भेज दिया। भारत भारतीयता, राष्ट्र राष्ट्रीयता को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे पत्रकार जिनके मन में सदैव से रहता था, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, सोहनलाल द्विवेदी की वो पंक्तियां चरितार्थ होती है, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, मुझे तोड़ लेना बलमाली, उस पर तुम देना भेद, मातृभूमि में रक्त चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। बंधुओं, थोड़ी आज पत्रकारिता बदली है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं, माघ मेला भी बीता है, पूरे 1.5 महीना मैं भी वहां था। अनेक पत्र पत्रिकाओं के लोगों ने बहुत गहराई से वहां का अध्ययन किया, बहुत गहराई से चीजों को समाज तक पहुंचाया, उसका प्रचार भी किया। एक समाचार पत्र है, नाम में नहीं लूंगा, नाम लेने की आवश्यकता भी नहीं है, बहुत उन्होंने काम किया, लेकिन अंत में जब स्टोरी बनाया तो क्या स्टोरी बनाया? उन्होंने कहा हम जाते थे नागाओं के पास, उनका भी इंटरव्यू लेते थे, और बाद में उन्होंने कहा मुझे पता चला अधिकांश नागा ऐसे हैं जो प्यार में धोखा खाए हैं, परिवार में धोखा खाए हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं थी, सारा गुड़ को गोबर करने का काम कर दिया, इसकी आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात उन्होंने ये भी बताया, इतने लोग जो खोए थे, खोए नहीं थे, उनके घर वाले लोग आकर उनको छोड़ गए थे। हमारे यहाँ कहा जाता है, कहीं कोई गंदगी दिखती है तो 4 मुट्ठी धूल उठाकर उसमें डाल दिया जाए, भारत कैसे महान बनेगा। एक योद्धा कहीं कोई कमी देखता है तो उस कमी को दबा करके उसको कैसे अच्छा हम दिखाएंगे, कैसे अच्छा बनेंगे, उसका प्रयत्न करता है। बंधुओं, अंत में
आज नारद जयंती है। मुझे विषय प्रवेश के लिए कहा गया, मैं वक्ता नहीं हूं। नारद जयंती है। नारद जी के बारे में केवल 2 बातें बताऊंगा। नारद जी की छवि आज कैसी है? कई बार तो लोग कहते हैं वो पूरा का नारद है। कुछ लोग कहते हैं मुझे नारद ना बनना पड़े। कैसे नारद बनेंगे आप? नारद को जानना पड़ेगा। सिनेमा के अंदर जीवन नाम का जो कलाकार था, उसका हाव भाव देखकर लोगों को लगता था ये विदूषक। नारद विदूषक नहीं है, नारद जुगलखोर नहीं है, नारद लड़ाने वाले नहीं है। नारद कैसे है? रामचरितमानस की एक चौपाई नारद का ठीक प्रकार से विश्लेषण करती है। प्रभु राम चित्रकूट के अंदर थे। एक बार अपने हाथों से माता सीता को उन्होंने वस्त्र पहनाए और उनका श्रृंगार किया। बैठे थे, तब तक इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके आता है, माता के पैर में चोंच मार करके भागता है। प्रभु राम सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उसका भी सुधारना था और इसलिए एक सरकंडे का तीर उठाया। सरकंडे का तीर उठा करके धनुष पर चढ़ाया और तीर को चला दिया। आगे आगे वो कौवा था, पीछे पीछे वो तीर था। कहां घूम कर देखता था तो 2 हाथ पीछे था। कहां जाएगा, कहां जाएगा? अपने बाप के पास, इंद्र के पास गया। इंद्र ने पूछा क्या है? बताया सारा प्रसंग। राम के मुख किसी को कौन रख सकता है? उसने कहा मेरे यहाँ तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। ब्रह्मा जी के पास गया, वहां भी स्थान नहीं मिला, और कहीं गया होगा, वहां भी स्थान नहीं मिला। अंत में वही नारद जी मिले, जिनको लोग विदूषक समझते हैं, जुगलखोर समझते हैं। नारद जी कैसे नारद जी हैं? रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, विनम्रता के साथ लिखा है, नारद देखा विकल जयंता। नारद ने देखा जयंत विकल है। तो नारद जी की परिभाषा, नारद जी के बारे में उनकी जो पहचान है, गोस्वामी जी ने तुरंत लिख दिया, नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित्त संता। कोमल चित्त जो संत होगा वो चुगलखोरी का काम कभी भी नहीं कर सकता। सील ही संदेश है, माई लाइफ इज माई मैसेज। इसको ठीक प्रकार से समझना चाहिए। दूसरी बात, जिसका सील ही संदेश है उस पर सबका विश्वास भी रहता है। वो अविश्वास होता, देव धनुष मनुष्य सब उस पर विश्वास करते हैं और सही बात वो सबको समझाने का प्रयत्न करता है। माता पार्वती का विवाह किससे होगा? लेते ही नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा शिव से विवाह होगा। माता बहन डर गई, क्या होगा? तो नारद जी कहते हैं जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभी बैठ सके थे पुरारी। अब क्या होगा? विवाह तो होगा। मैना माता हिमांचल राज को कहती है कि कहीं और कोई दूसरा वर ढूंढिए। तो हिमांचल राज तो जड़ है, जड़ व्यक्ति भी कितना विश्वास करता है नारद जी पर। गोस्वामी जी लिखते हैं बरु पावक प्रकटे ससीमाहि। बरु पावक का मतलब होता अगर अग्नि भी चंद्रमा में प्रकट हो जाए तो भी बरु पावक प्रकटे ससीमाहि। नारद वचन अन्यथा नहीं, नारद का वचन अन्यथा नहीं हो सकता है। किस प्रकार से हिमांचल का भी उसके प्रति, भगवान नारद के प्रति विश्वास था, पत्रकार के प्रति सबका विश्वास होना चाहिए। और इसलिए रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नारद का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। जीवन का आजीवन झेलते दाह का दंश वीर तत्धारी, हो पाते तक कहीं अमरता के पद के अधिकारी। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजाला, वहां खड़ा है कोई जगत नारायण जैसा, रामनाथ गोयन का जैसा, नरेंद्र मोहन जैसा, हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जैसा, गुलशन कुमार जैसा, अपने जीवन का अंतिम मोल चुकाने वाला, अपने जीवन का अंतिम मोल चुकाने वाला। इसके कारण से लोग आगे बढ़ते हैं, भारत आगे बढ़ता है। माधवी वर्मा भी कहा करती थी, पत्रकारिता एक रचना शैली है, इसके बिना समाज को बदलना असंभव है। और इसलिए पत्रकारों को अपना काम निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। और वो कहा करती थी, तुम्हारे पैरों के छालों से ही भारत का इतिहास लिखा जाएगा। यहाँ समाज के लोग बैठे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। आज की हमारे यहाँ का इकोसिस्टम क्या है? शब्द किसी विषय का
सार्थक संवाद करने के बारे में अतिशय आग्रह और चरित्र को अपनी ही कसौटी पर कसकर इस प्रकार की परंपराओं के साथ समाज का प्रशिक्षण करके भारत को परमय भोग के शिखर पर पहुंचाने का काम हम सब करें, इतना आप सभी से अपेक्षा है। हमारे पुरखे कहा करते थे, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह तेरा वैभव अमर रहे मां। हम निचार रहे न रहे नारद जयंती पर आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को मैं पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार सर आपका। आगे मैं आमंत्रित करूंगी हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री प्रवीण कुमार जी को कि वे इस विषय पर अपने विचार रखें। नमस्कार। नारद जयंती पे आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर आलोक राय जी, अवध प्रांत के प्रचार प्रमुख श्री अशोक जी, श्री सुभाष जी, विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष श्री नरेंद्र भदौरिया जी, मेरे अग्रज दैनिक जागरण के संपादक श्री आशुतोष शुक्ल जी, मेरा स्थानीय संपादक टाइम्स ऑफ इंडिया सेंटर में एक परिचय है, ये है कि मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और इसी डिपार्टमेंट का छात्र रहा हूँ, मास कम्युनिकेशन का छात्र रहा हूँ। 1992-94 हमारा पहला बैच था, हमारी बैच से इस विभाग की शुरुआत हुई थी और आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे 32-33 साल पहले की घटना याद आती है कि मैं यहीं पर खड़ा था और एक क्विज का संचालन कर रहा था। हमारा एक शायद कोई कार्यक्रम था जिसका एक क्विज भी उसका भाग था। तो तब से लेकर आज तक ये विश्वविद्यालय में बहुत ही सुखद बदलाव हुए हैं। खासतौर पर पिछले 5-6 साल में प्रोफेसर राय के नेतृत्व में जो परिवर्तन हुए हैं वो बहुत ही क्रांतिकारी किस्म के हैं, चाहे A++ की रेटिंग हो या विश्वविद्यालय परिसर का कायाकल्प हो। और हमने जो विवेकानंद द्वार बनवाया है वो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में रूमी गेट को रिप्लेस कर देगा और ये लखनऊ की पहचान बन जाएगा कि ये यही लखनऊ की पहचान रूमी गेट में और विवेकानंद द्वार के शायद होगा, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे पत्रकारिता के बहुत सारे छात्र बैठे हुए हैं। हम सबको जब हम लोग पत्रकारिता की पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमें यही बताया जाता है कि देवऋषि नारद सबसे पहले रिपोर्टर थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अगर उनके कार्य करने की पद्धति देखें तो हम देखेंगे कि आधुनिक पत्रकारिता के जितने मूल सिद्धांत हैं इसके वो प्रणेता है। चाहे वो स्पॉट पे जाना हो, स्पॉट से रिपोर्टिंग करना हो, तथ्यों की जांच हो और खबर देने से पहले विवेक का इस्तेमाल हो कि किस खबर को देना है और किस खबर को किस रूप में देना हो, इसकी समझ हो, जिसे हम आज एडिटोरियल डिस्कशन कहते हैं। एडिटोरियल डिस्कशन तक जरूरी नहीं कि सच जितनी सच आपके पास है आप उसको वैसी उसी रूप में जनता के पास पहुंचा ही दें। आपको अपने डिस्कशन का इस्तेमाल करना होता है कि आप उसको किस रूप में जनता के सामने परोसेंगे। उनके कम्युनिकेशन का सारा उद्देश्य ब्रह्मांड का कल्याण ही था। हालांकि जैसा सुभाष जी ने कहा कि उनकी छवि और इसमें हमारे पौराणिक फिल्मों का बहुत बड़ा रोल है, जो बम्बई में बनने वाली पौराणिक फिल्में हैं, जिससे उनका रूप, उनका जो चरित्र था, उनकी जो छवि थी, एक लगभग एक खलनायक और एक विदूषक जैसी जो छवि बनाई गई थी, इसमें हमारे फिल्मों का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि उनका जो कम्युनिकेशन से अगर कहीं भी कुछ डिस्कॉर्ड भी पैदा होता है तो उसका जो मूल उद्देश्य यही है कि सबका कल्याण, उसमें सबके कल्याण की भावना छुपी रहती है।
तो मैं यहाँ विश्व संवाद केंद्र का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने नारद जयंती की परंपरा शुरू करके एक नायक को उचित सम्मान दिलाने का प्रयास किया है। पत्रकारिता अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एक मिशन के रूप में शुरू हुई थी। आजादी सबसे पहला अखबार उदत मार्तंड या डिकेज गजेट आप सब पढ़ते होंगे। तो जितने भी अखबार थे सब एक मिशन के किसी न किसी मिशन के रूप में शुरू हुए थे। आज़ादी के बाद ये बहुत कुछ इसका स्वरूप बदला तो एक प्रोफेशन भी हो गया और एक प्रोफेशन के तौर पर भी लिया जाने लगा। लेकिन लोक कल्याण और जन सरोकार हमेशा से ही इसके गाइडिंग प्रिंसिपल रहे। पत्रकारिता का गाइडिंग प्रिंसिपल लोक कल्याण और जन सरोकार नहीं है तो फिर वो पत्रकारिता नहीं है। जिस दिन जन सरोकार से नाता टूटेगा वो पत्रकारिता नहीं बचेगी और जो जनता भी है ऐसे किसी भी न्यूज़पेपर ऐसे किसी भी चैनल और किसी भी वेबसाइट को नकार देती है अगर वो पाती है कि ये इसका एक तरफा प्रलाप है, अगर इसका कोई इसके जो न्यूज़ है इसमें जन सरोकार नहीं है। हम भी जो सुबह से लेके आधी रात के बाद तक जो कुछ भी करते हैं उसके मूल में यही छुपा होता है कि कैसे हम पब्लिक इंटरेस्ट के साथ जन कल्याण की भावना के साथ अपने न्यूज़ को प्रेजेंट करें। अगर मुख्यमंत्री ने किसी 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो ये तो खबर होती है, लेकिन ये भी होती है कि उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उससे लोगों का कितना भला होगा। एक मंत्री अगर पुल का उद्घाटन करता है तो हम ये जरूर बताते हैं कि इससे 2 लाख लोगों को फायदा होगा, किस क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा, जिससे जनता ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर का लाभ उठा सके। मीडिया के 2 प्राथमिक कार्य हैं, टू इन्फॉर्म और टू एजुकेट। टू एंटरटेन भी होता है, लेकिन कहीं कहीं ये टू एंटरटेन अब ज़्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन जो मैं प्राथमिक तो 2 ही मानता हूँ, टू इन्फॉर्म एंड टू एजुकेट। कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सरल करके समझाना हमारा दायित्व है। इससे जनता रोजमर्रा के मुद्दों पर इन्फॉर्म डिसीजंस लेती है। मीडिया जनता के लिए वॉच डॉग का भी काम करती है। भ्रष्टाचार, धांधली, सत्ता का दुरुपयोग, ऐसे मुद्दे जब हम उठाते हैं तो जनता से सीधा कनेक्ट स्थापित होता है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों से त्रस्त रहती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय, इन दोनों को आगे बढ़ाने में मीडिया की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन कोई भी अखबार, चैनल, वेबसाइट जन सरकार और लोक मंगल के मुद्दों को दरकिनार नहीं कर सकता है। तो जन के प्रति प्रतिबद्धता तो स्पष्ट है, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता का क्या? यह डिस्कोर्स चलता रहता है कि जब हम जन सरकार की पत्रकारिता की बात करते हैं तो यह राष्ट्रवादी पत्रकारिता से अक्सर विरोधाभास में रहता है। लेकिन जब जन जन से राष्ट्र बना है तो लोक मंगल की पत्रकारिता और राष्ट्रीय सरकार की पत्रकारिता को विरोधाभासी क्यों माना जाता है? राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में मीडिया का महत्वपूर्ण रोल है। अगर यह मीडिया ये रोल प्रोएक्टिवली निभाती है तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता में राष्ट्र धर्म हमेशा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है, सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देना है। जो इसके आलोचक हैं उनके अनुसार राष्ट्रवादी पत्रकारिता अक्सर सत्ता के पक्ष में खड़ी नजर आती है, जैसा उनका कहना है, जिसमें विरोध और आलोचना के स्वर दबाए जाते हैं। जन के हित के ऊपर राज्य के हित को प्राथमिकता दी जाती है, ऐसा भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्र हित में सूचना को मैनिपुलेट किया जाता है, सूचना को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, जिससे एक बायस्ड नैरेटिव का जन्म होता है। तो एक ये बहुत ही पतली रेखा है जो राष्ट्रहित और राष्ट्र को गवर्न करने वाली सरकार के हित को अलग करती है। और यही नारद जी के द्वारा सिखाया गया जर्नलिस्टिक डिस्कशन काम आता है। ये आपकी मदद करता है कि आप कैसे इनको पहचानेंगे कि राष्ट्र का हित क्या है और राष्ट्र को चलाने वाली सरकार का हित क्या है, और क्या सही है और क्या गलत है। जनहित में सत्ता से सवाल पूछना पत्रकार का काम है। पूछने के तरीके में फर्क हो सकता है, लेकिन यह हर कालखंड में होता आया है और होता आया रहेगा।
हमने अन्ना आंदोलन में देखा, जिसमें एक ये मीडिया के द्वारा एक क्रिएट किया हुआ एक आंदोलन था, जिसने एक सरकार को अंततः जाने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसमें करप्शन के बहुत सारे इल्जाम थे। लेकिन देखना ये चाहिए कि सरकार का विरोध कहीं इस सीमा तक तो नहीं पहुंच गया है कि यह राष्ट्र विरोध में तब्दील हो गया है, खासतौर पर नेशनल इमरजेंसी के दौर में जिससे हमारा देश गुजर रहा है। पहलगाम टेरर अटैक और उसके बाद का ऑपरेशन सिंदूर इसका बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसा कुछ न्यूज चैनल्स कर रहे थे कि कराची पे कब्जा हो गया और इस्लामाबाद पर बॉम्बिंग हो गई, लाहौर हमारा हो गया, ये सारा राष्ट्रवाद नहीं है, ये राष्ट्रवादी पत्रकारिता नहीं है। दूसरी तरफ जब भारत और पाकिस्तान का तनाव अपने चरम सीमा पर था, तब एक अंग्रेजी अखबार, वो टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था, पाकिस्तान पर बनाई, पाकिस्तान शक्स इट्स एयर स्पेस, भारत और पाकिस्तान जो विवाद चरम सीमा पे था, और भारत के प्रधानमंत्री का ही उस दिन का एक सबसे प्रमुख स्टेटमेंट कि दोषियों को अधिक सजा देंगे, उस अफवाह के हिसाब से एक बहुत छोटी खबर थी, उसको उसी खबर के साथ एक इंसर्ट की तरह लाया है। तो ये कहाँ की ऑब्जेक्टिविटी है, ये कहाँ का ट्रुथ है। एक दूसरे अखबार ने अपना एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो अननेम्ड स्रोतों के कोट करते हुए एक्सक्लूसिव छापा कि भारत ने कम से कम 2 राफेल गंवा दिए। इंडियन एयरफोर्स ने हालांकि आज जो 17 तारीख है, 17 तारीख तक इंडियन एयरफोर्स ने इसको ऑफिशियली नहीं माना है कि इसने एक भी कोई राफेल या कोई मिराज या कुछ भी गंवाया है। सो व्हाट आई वांट टू से दैट इन वॉर लाइक सिचुएशन there is no harm in sticking to what the official channels say. So what about objectivity and truth? जब हम सिर्फ ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू इन मुद्दों पे चलेंगे तो ऑब्जेक्टिविटी और ट्रुथ का क्या होगा? मेरे पास इसका सीधा उत्तर नहीं है। मैं कुछ परिस्थितियां, कुछ एग्जांपल्स कोट करना चाहूँगा। जैसे फॉरेन न्यूज एजेंसीज हैं, एएफपी, रॉयटर्स, ये अभी भी कश्मीर को इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर लिखती है, जिसको हम रोज रोज सुधारते हैं। अगर हम उनके खबर को या उनकी फोटोग्राफ को अगर हम यूज करते हैं तो रोज रोज सुधारते हैं और हम उसको इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर को हटा के कश्मीर लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल है 9/11 में न्यूयॉर्क में जब 3000 लोग मारे गए थे तो किसी अमेरिकी अखबार ने एक भी डेड बॉडी की फोटो नहीं छापी थी। तीसरा एग्जांपल है रेप की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं उसमें वो सारे सिंबल्स और सारी सूचनाएं हटा दी जाती हैं जिससे उस विक्टिम की पहचान पता चल पाए। जो टीनेजर्स एक्यूज होते हैं उनके साथ भी उनसे रिलेटेड खबरें भी जब हम प्रकाशित करते हैं तो यही सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। और डिजास्टर की चाहे जितनी भी बड़ी खबर हो, ये एक अनरिटन कोड है कि खून खराबा और डेड बॉडीज की फोटो फ्रंट पेज पे नहीं छापी जाएगी। सांप्रदायिक दंगों की रिपोर्ट में हम देखते हैं कि ज्यादातर धर्म का नाम हटा दिया जाता है, नहीं लिखा जाता है। एक धर्म में दूसरे धर्म ऐसे लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। और आजकल हम लोगों ने एक अपने से अडॉप्ट किया है। स्टूडेंट्स की इतनी सुसाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं, तो हम जब सुसाइड की घटनाओं को फ्रंट पेज पे लेते हैं तो हम उसके जो गोरी ग्राफिक डिटेल्स होते हैं उसको हम नहीं चाहते हैं, जिससे उसका असर दूसरे बच्चों पे ना पड़े। इन उदाहरणों में कुछ में तो कानूनी बाध्यता है, कुछ हम लोग अपने आप अडॉप्ट करते हैं। तो हम क्या तथ्यों को छुपाते हैं? क्या हम इसका मतलब ये होगा कि हम तथ्यों से छेड़छाड़ करते हैं, सच्चाई को छुपाते हैं? तो बात फिर वही आके रुकती है कि जो नारद मुनि ने बताया था कि एडिटोरियल डिस्कशन का इस्तेमाल किया जाता है कि कौन सी सच किस तरह से बताई जानी चाहिए। ये एक डिस्कशन का जानना बहुत जरूरी है इसमें। और अगर हम रोज रोज इसका प्रयोग करते हैं तो जब बात राष्ट्र की आती है
तो यह क्यों नहीं होना चाहिए? मैं इसी प्रश्न के साथ आप ये सारे प्रश्न आपके विचारों के लिए छोड़ के जाना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री आशुतोष शुक्ल जी को।